नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी फिल्म का सबसे अहम किरदार क्या होता है, कौन होता है? अब आप कहेंगे फिल्म का हीरो या हीरोइन जो है वो सबसे अहम किरदार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। जो हीरो हीरोइन और उसके पूरे खानदान के छक्के छुड़ा दे, मतलब पूरी फिल्म जिसके इर्द गिर्द घूमती रह जाती है, वो होता है फिल्म का सबसे अहम किरदार। और वो जानते हैं कौन होता है? उस फिल्म का खलनायक। तो मैंने सोचा कि मंथन में क्यों ना मैं किसी खलनायक को आज आमंत्रित कर लूं। ऐसे खलनायक को जिसने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन के छक्के छुड़ा रखे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही कुख्यात खलनायक, लेकिन एक बहुत ही प्रख्यात कलाकार संजय पांडे जी जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम बात करेंगे उनके खलनायकी के सफर के बारे में। तो चलिए, मैं उन्हें एक छोटा सा निमंत्रण भेज देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पहली बार जिंदगी में किसी खलनायक का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो किसी बात पे गुस्सा है तो कट्टा मत निकालिएगा। देखिए, बहुत डर लगता है मुझे कट्टे बंदूक से। हमारे मतलब गुस्सा। कट्टा हम इस्तेमाल भी करते हैं, वो नकली होते हैं, उसमें गोली भी नकली होती है। तो थैंक गॉड। मुझे थोड़ा खौफ था, मैंने कहा कहीं ऐसा हो कि आप नागवार, आपको कोई मेरा सवाल गुजर जाए और आपने सीधा बंदूक वहीं से निकाल दी, तो बस काम तमाम हो जाएगा मेरा। अच्छा सर, एक बात बताइए, लोग जो है वो आते हैं नायक बनने के लिए, हीरो बनने के लिए। अच्छी खासी आपकी शक्ल है, मतलब हीरो के लिए आप जरूर चुन लिए गए होते, ये खलनायक बनने के पीछे क्या वजह है? किसने आपको मोटिवेट किया कि खलनायक बन जाओ? एक्चुअली इसमें हमारे थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है। हम जब रंगमंच करते थे तो हमारे रंगमंच में हमको तैयार किया जाता है एज एन एक्टर। हमको हाँ। हीरो नहीं, वो रंगमंच जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री बोलना तो गलत होगा, लेकिन एक जो वो प्लेटफॉर्म है, वो हम्म। हीरो तैयार करता है। रंगमंच से आप हाँ। स्कूल ऑफ ड्रामा से भी देखिए तो कितने हीरो निकले इतने सालों में। राज बब्बर साहब, नसीर हम्म। भाई, और बहुत कम मैसेज जितने निकले, एक्टर निकले, विलन निकले। मैं जिस थिएटर ग्रुप से था, हमारे रंगमंच में हीरो मजाक उड़ाया जाता था। अगर किसी को आप हीरो बोले, इसका मतलब उसका मजाक उड़ा, और हीरो, अरे हीरो बनोगे तुम तो मेंटली हम पहले से प्रिपेयर थे कि नहीं यार, हीरो नहीं बनना है, विलन बनना है, कुछ नेगेटिव करना है। तो वहीं से तैयारी हो गई थी दरअसल में। अच्छा, जब घर वालों को आपने बोला होगा कि मेरे को फिल्मों में जो है मैं नेगेटिव किरदार ही करने वाला हूँ, तो घर वालों ने समझाया होगा बेटा क्यों नेगेटिव किरदार करने जा रहे हो, हीरो बनो ना। क्या उन लोगों ने भी आपको नहीं रोका? नहीं, वो इस बात की पूरी फ्रीडम मेरी फैमिली ने मुझे दी थी कि तुम्हारा करियर तुम चुनो, तुम्हें हीरो बनना है, विलन बनना है। और उनको ये भी नहीं मैंने बोला मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टर बनना है। मतलब डिफाइन नहीं किया था कि हीरो या विलन, ये था। अच्छा, मुझे हमेशा से ये एक सवाल मेरे मन में रहा है कि जो लोग विलेन बनते हैं, आमतौर पे लोग उनसे ना डर के मारे एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। हाँ, मतलब एक आम इंसान जो है वो हीरो को सोचते हैं कि चॉकलेटी हीरो है, तो उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विलन को अगर कोई देखता है तो थोड़ा सा कांपता है कि यार इनका एटीट्यूड कहीं जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है बहुत क्रोधी स्वभाव का, तो कहीं इनका एटीट्यूड वैसा तो नहीं। कभी आपको ऐसा लगा कि लोग आपसे थोड़ा सा डर के आपसे मिलते हैं? फैंस आपके बहुत सारे हैं, मैंने आपकी फैन फॉलोइंग देखी है, बहुत फैन है आपके, पर खौफ वाली वो फैन फॉलोइंग है या बकायदा पूरा प्यार वाली है? शुरू में थी खौफ वाली, जब तक मैंने कॉमेडी नहीं की थी। हम्म। कुछ सालों से कॉमेडी और विलन दोनों पैरेलली कर रहा हूँ। तो जब हम्म। तक मैंने कॉमेडी नहीं की थी वो खौफ था, वो खौफ अभी भी रहता है। जैसे जब मैं किसी सेट पे जाता हूँ शूट करने, तो मेरे पास कोई झटके से नहीं आता, लोग खड़े रहते हैं और दे आर वेटिंग कि कोई एक बंदा जाके सेल्फी ले तो हम जाएंगे। ओ माय गॉड। वेट करते हैं और मुझे मालूम होता है कि जहां एक दो ने सेल्फी ली, उसके बाद उनका डर खत्म होगा और वो आएंगे। लेकिन जब से कॉमेडी करने लगा हूं, तब से थोड़ा प्यार उनका बढ़ा है, वो डर कम हुआ है। तो ये हादसे तो होते हैं कई बार कि लोग मेरे पास कम आते हैं, या पब्लिक में अगर कभी शूटिंग चल रही है और भीड़ में हाँ। घेर लिया और शूटिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग, तो अगर मैं एक बार चिल्ला देता हूँ ना, तो वो हट जाते मतलब ये आपका गलत इस्तेमाल होता है उसका मतलब। हैं। तो जब मैं चिल्लाता हूँ कि मैं गुंडा हूँ, गुंडा, समझ में आ रहा है, हटो यार, तो ऑटोमेटिकली सारे लोग चुपचाप हट जाते हैं। मतलब कोई आज तक मुझे किसी ने रिएक्ट नहीं किया पब्लिकली कि हे भाई साहब हम शूटिंग देख रहे हैं, जैसे लोगों को लोग हाँ। रिएक्ट करते हैं, को डांट देते हैं। मेरे बोलने के हाँ। बाद साइलेंटली लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं।
ये फायदा लेता मैंने हूँ बताया ना। हाँ, मैंने बताया ना, जैसे मुझे लग रहा था कि सवाल उल्टा पूछा तो कट्टा निकलेगा। लोग भी मैं। यही सोचते होंगे कि नहीं, इन्होंने बोल दिया मतलब कट्टा निकलेगा अब। नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, एटीट्यूड में भी कोई चेंज आता है क्या? क्योंकि हम लोग अक्सर हम ये करते हैं ना कि जिस तरह का किरदार रोज निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड पे उसका असर पड़ता है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपका नेचर बदला हो? नहीं, नेचर तो नहीं बदला है, लेकिन हाँ मतलब सेट पे जब मैं जाता हूँ या सेल्फी के लिए लोग बुलाते हैं, आते हैं हाँ। मेरे पास, तो कई बार उनको बोलना पड़ता है कि भैया थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ना, सर थोड़ा स्माइल हाँ। रखें। और वो हाँ। होगा कि वो सेट पे जब मैं कर रहा होता हूँ तो मेरे फेस से स्माइल गायब रहती है, और सेल्फी में लोगों को टोकना पड़ता है कि भैया थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। तो मैं कहता हूँ विलन के साथ सेल्फी ले रहे हो ना, तो विलन तो ऐसी सेल्फी देगा भाई। तो वो एक चेंज मुझे दिखा। और जैसे एक बार मैं किस्सा है, मैं एक सीरियल करता था कर्म अपना अपना स्टार प्लस पे, और उसमें जी। नेगेटिव तो लोग बहुत चिढ़ते थे, मामा मामा का किरदार था। मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया, तो उसके पड़ोस की एक लेडी आई उसके घर में कुछ सामान देने के लिए, और तो मैंने हाँ। उस दोस्त ने से कहा यार संजय दरवाजा खोल दो ना जरा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, वो मुझे देखी और भागी लेके। सो बैड। तो मैं ऐसे खड़ा था, मैंने कहा, भाग क्यों गई मुझे देख? तो बोला सर वो आपका सीरियल देखती हैं, तो वो आपकी इमेज उनके दिमाग में वैसी बनी हुई है कि ये घर पे कैसे होगा, अपने बीवी बच्चों को बहुत परेशान करता होगा। तो वो एक थोड़ा सी इमेज बनती है उस तरीके से। जी। कितना दुखद है ना कि कहाँ तक हम लोग किरदार निभा, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपका किरदार आप पर इतना हावी होता है कि लोग जी। आपको उस किरदार के हिसाब से याद रखते हैं। एक हाँ। कलाकार के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। जी। पर रियल लाइफ में आपको दर्द तो होता होगा कभी कभी कि क्या है, लोग मुझसे इतना डरते क्यों है? अपने परिवार वालों का भी कभी रिएक्शन आपको कुछ अटपटा उटपटा या कुछ अजीब सा लगा कभी? हाँ मतलब परिवार वालों ने, जब मेरी बेटी छोटी थी रुमझुम, हम्म। तो वो देखती थी फिल्में मेरी, तो वो जब मैं लास्ट में क्लाइमेक्स में मार खाता था तो वो टीवी बंद कर देती थी। ओ। वो पापा को अपने पिटते हुए नहीं देख पाती थी। उसको तब लगता था कि असली में शायद ये तो होता, बच्चों को दिमाग में एक इम्प्रेशन रहता है। हाँ, हाँ, और हाँ। मेरी वाइफ किचन में थी, और मेरी बेटी चिल्ला रही थी, हाँ मारो पापा मारो मारो मारो। तो मेरी वाइफ को लगा ये किसको मारने को बोल रही है, तो मैं उस सीन हाँ। में हीरो को मार रहा था। ओ गॉड। तो वो खुश हो रही थी कि आज मेरे पापा मार रहे हैं। तो तब मैंने सोचा कि थोड़ा विलन कम करूंगा, अब मैं कॉमेडी करूंगा। तो मैंने फिर कॉमेडी की तरफ में आया, कुछ कैरेक्टर्स किए, पॉजिटिव किरदार भी कर रहा हूँ आजकल मैं। और एक दोस्त एक डायरेक्टर थे, मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा था। तो जब वो हम्म। मेरे पास आए तो मेरे से बोले सर मेरी माँ आपके मरने की दुआ कर रही थी एक फिल्म देख के, कि मर जाइए। तो वो फिल्म थी बंधन। ओह। उसमें किरदार बहुत 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 क्रूर किरदार था। मैं कोशिश करता हूँ कि किरदार को इतना क्रूर ना करूँ कि लोग नफरत करें उससे, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट लेके चलता हूँ, हल्का सॉफ्ट रखता हूँ। मगर मैं चाहते हुए भी, चूंकि वो किरदार लिखा ऐसा गया था बंधन में भगवान सिंह का, कि वो हीरो हीरोइन दोनों पे जुल्म ढाता है, तो उस किरदार को देखकर लोग बड़े चिढ़ जाते थे। तो डायरेक्टर ने बोला सर मेरी माँ बोली थी, अरे भोजपुरी में बोली थी, अरे मर जा हाँ। ससुरा। तो तो बोले बेटे, मैंने उनको समझाया कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये तो कैरेक्टर है माँ, उसको देख के मत रिएक्ट करो। तो उस तरीके से चीजें कई बार होती हैं, कई जगह ऐसा थोड़ा सा झेलना पड़ता है कि लोग रिएक्ट कर देते हैं उस तरीके से। तो बिल्कुल ठीक है, मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रहा करती थी जानने की। अच्छा, आपने एक पूरा दौर देखा है फिल्मों में ना, अलग अलग किस्म के किरदार किए हैं आपने, चाहे भोजपुरी फिल्म हो, टीवी सीरियल्स हो, आपने हर एक जगह बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या बदलाव नजर आता है पहले में जब आपने शुरू किया था और अब के जो बच्चे बनते हैं, एक्टर बनते हैं, तो क्या आपको उनमें फर्क नजर आया है? क्या वही जज्बा है, वही हार्डवर्क है, क्या उनके अंदर चेंज है? नहीं, हार्ड वर्क तो वो नहीं है। हार्ड वर्क वो जिम में करते हैं। बॉडी उनके बनाने में। नजर में हार्ड वर्क का मतलब होता है कि जिम में सबसे ज्यादा समय बिताना। और जिम का और एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर को स्वस्थ होना चाहिए, फिट होना चाहिए, लेकिन मतलब डोले शोले की जरूरत एक्टिंग में नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे कोई भी जितने सुपरस्टार रहे हैं हिंदी फिल्मों के भी और वैसे भी, उनका कोई वैसा बॉडी का वो नहीं रहा है। एक्टिंग पे ध्यान कम है लोगों का, एक्टिंग के बारे में हम्म। जानकारी कम है लोगों की। तो हम्म। और वो उस तरफ जाना भी नहीं चाहते, ना वो जानना चाहते हैं।
न वो पूछते हैं। और अब साधन ज्यादा है। हम जब स्टार्ट किए थे तब सिर्फ मात्र फिल्में थी, नया नया जी टीवी लॉन्च हुआ था, टेलीविजन में भी बहुत ऑप्शन वक्त, तो हमारे लिए स्ट्रगल बहुत तगड़ा था। अब स्ट्रगल कम है। अब आप नेट पे जाते हैं, अब आप सर्च करते हैं तो 75 कास्टिंग कंपनियां, कास्टिंग डायरेक्टर्स। हमारे समय में कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग कंपनी नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रोडक्शन हाउस में जाते थे, वहीं कास्टिंग होती थी, डायरेक्टर कास्टिंग करता था। तो तब अब में ये फर्क हुआ है कि अब सुविधाएं ज्यादा मिलने लगी हैं, लेकिन मेहनत कम हुई है। वो मेहनत सिर्फ जिम में होती है बस, इसके अलावा कहीं नहीं। बाकी सब पैदाइशी एक्टर है आज के दौर में। हाँ, ये आपने सही कहा। अच्छा, किसी को आप एक्टिंग की अगर टिप दे तो अब लोग उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते, उन्हें लगता है कि वो बहुत बहुत बेहतरीन है। हाँ, वो तो मान चुके हैं कि वो एक्टर हैं, ये हमें क्या बताएंगे एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग के बारे में डिस्कशन ही नहीं होता, ना सेट पे ना कहीं। कोई नया एक्टर बस वो पूछेगा भैया कैसा किया शॉट, भैया अच्छा है, बस वो बॉडी वॉडी पे ध्यान देंगे और डांस वांस। हाँ, डांस सीखते हैं, डांस पार्ट है एक्टिंग का, एक्टिंग नहीं है। एक अच्छे एक्टर को डांसर होना चाहिए, एक हीरो को डांस आना चाहिए, आपको ड्राइविंग, आपको हॉर्स राइडिंग, ये सब चीजें आनी चाहिए, पर ये पार्ट है। एक एक्टिंग अलग चीज है। उसके लिए 3 महीने ये पैसा लगा कि किसी यहाँ चले जाएंगे, कोर्स कर लेंगे, वो सर्टिफिकेट मिल गया, इनको लगा अब सर्टिफिकेट तो मिल गया, अब तो मैं एक्टर हो गया। तो 3 महीने में कोई एक्टर थोड़ी बनता, पुड़िया थोड़ी है जो घोल के दूध में खा लेना सुबह शाम खाना खाने के बाद। बात आपने सही कही, लेकिन यही तो विडंबना है ना। इसी वजह से तो इतने सारे आपने देखा होगा कि एक्टिंग स्कूल्स खुल चुके हैं छोटे छोटे हर गली मोहल्ले में, है वो ना। सब पुड़िया वो लोग कमाल से रहे हैं। हाँ, वो पुड़िया ही बांट रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक। बांट रहे हैं 2 महीने 3 महीने में। हाँ, कोई अगर हो भी गया तो सीरियल हाँ। फिल्मों में। अब आप देख लीजिए ना, अब आप टैलेंट देखिए ना। आप हिंदी फिल्मों का एग्जांपल लीजिए, कौन आया अभी नई जनरेशन में, कितने लोग हैं, कौन है अभी तक आपके? शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, ये लोग ही छाए हुए हैं अभी तक बिल्कुल। कौन आ रहा है? क्योंकि उतनी नहीं, मतलब भोजपुरी में भी नहीं है, और वैसे भी ऐसा कुछ चेहरा या ऐसा कोई दिखता नहीं जिसको देखकर मेरा मन करे कि मैं जाके पीठ ठोकूं कि वाह, बहुत दिनों बाद कोई एक्टर दिखा है यार। ऐसा करने का मन करता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी होती दिख नहीं रही है मुझे। एक आप ही के नाम के एक और व्यक्ति है ना, संजय जी, जो है जो हिंदी फिल्मों में बहुत सारे फिल्मों में आते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों की एक पीढ़ी बिल्कुल अलग है जो कि एक्टिंग करती है, तो आप लोगों की एक्टिंग को देख करके लोग दीवाने होते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने किरदार को जिया। जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी माता जी जो है वो आपको बद्दुआएं दे रही थी हाँ, है ना। तो ये आपकी एक्टिंग का लोहा ही है कि लोग उसे मानते हैं, और अब ऐसा कोई बन नहीं रहा। अब लोग सोचते हैं कि बस चॉकलेटी हीरो बन के रहे, एक फिल्म में आए, 2 फिल्म में आए, उसके बाद फिर वो कभी दिखते नहीं है, चाहे वो फिल्म स्टार के बच्चे ही क्यों ना हो। हाँ, आप ऑडियंस आपकी ऑडियंस बहुत ईमानदार है। राइट राइट। वो आपकी तो फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है ना। देखती नहीं है, हम्म। बहुत ईमानदारी से फिल्म देखती। फिल्म गंदी लगी तो एक लाइन बोल देती, बकवास था यार। सही कहा आपने। अच्छा, आपकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं है ना, परिवार में, दूर दूर तक के रिश्तेदार में वो में नहीं था, कोई भी नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था। घर वालों को ये तो जरूर लगा होगा कि हमारा बेटा जो है वो हाथ से निकल गया, फिल्मों में जा रहा है। हाँ, ये लगा, ये लोगों ने बताया कि अब बेटा हाथ से गया पानी, हाँ। और ये फिल्मों की ओर तरफ चला गया है। मतलब उस जमाने में क्या, अभी भी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी जॉब, हाँ, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि बेटे को ऐसा किया जाए। लेकिन मैं थोड़ा बागी किस्म का था, और मैं इकलौता बेटा हूँ घर का, तो इकलौता बेटा अच्छा, वो चाहता है, मतलब ये तो माँ बाप के सपनों में पानी फेरने जैसा है। तो बिल्कुल। हाँ, मतलब बहुत खिलाफत बहुत हुई। लोगों ने कहा कि बिगाड़ दिया आपने अपने बेटे को, आपने पांडे जी, बताओ हीरो बन। हम्म। गाँव वाले, अपने शहर वाले लोग सिर्फ एक नाम जानते हैं, हीरो। हम्म। में बॉम्बे जा रहा है तो वो हीरो ही बन सकता है, फिल्म लाइन में और कोई काम होता नहीं उनकी दृष्टि से। तो हुआ, बहुत सारी चीजें सहनी पड़ी, झेलनी पड़ी उस वक्त। अच्छा, आपका स्ट्रगल किस तरह का था? जैसे आपका कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, थिएटर आपने किया हुआ है, उसके बाद आप बॉम्बे आए हैं, तो आसान तो कुछ भी नहीं रहा होगा आपके लिए। नहीं, आसान तो कुछ नहीं था उस समय तो। मतलब मैंने बोला आज, क्योंकि नेट का जमाना था नहीं, हम्म। फिल्में थी। DD1 था, जी टीवी लॉन्च हुआ था, जी टीवी चल रहा था, स्टार प्लस आ गया था, और मतलब चैनल भी आ गए थे, तो उस तरीके से सीरियल्स का वो नहीं था मामला बहुत। और हम्म।
मतलब जिसे कहते हैं मुंबई में जूते घिसना, कि आप फोटो लेके फोटो खिंचवाते थे, फोटो बनवाते थे, ये हमारा अलग खर्चा था। फोटो बनवा के फोटो के पीछे लिखते थे नेम, हाइट, कलर, एक्सपीरियंस। हाँ, रोज हाँ, काम था घर जाके फोटो के पीछे लिखना और 10-15 फोटो लेके बढ़िया अलग अलग पोज में, और उसको लेके घूमना, साथ में ऑफिस जाना। ऑफिस के बाहर हमें मतलब चपरासी भी रोक लेता था, वो भी बोल देता था हाँ बोलो सर, वो एक्टिंग के लिए मिल रहा है डायरेक्टर साहब। वो अंदर बिजी है, डायरेक्टर साहब अंदर बैठ के, डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब नहीं, वो डायरेक्टर साहब बिजी है अंदर। ठीक है, तो फोटो दे दिया, फोटो दिया। एक बार तो ये हुआ कि मैं एक ऑफिस में था, तीसरे माले पे, फोटो दिया और 3-4 फोटो लिया, उसने बोले ओके जाइए, जैसा होता बताते। हर कोई ये बोलता था ठीक है जैसा होता बताते। और मैं नीचे उतर रहा हूँ और ऐसे लहराते हुए कागज के कुछ टुकड़े मेरे ऊपर गिरे। मैंने उठा के देखा तो मेरा ही फोटो था, फाड़ के, उनको पता नहीं को बंदा नीचे जा रहा है, फोटो फाड़ के खिड़की पे फेंक दिया उन्होंने। और मैं उठा के दुखद है देख, ये। मेरी तस्वीर के टुकड़े मेरे हाथ में थे। शिट। तो वो सारी चीजें थी, वो मतलब चेहरे पे पसीना ऐसा पहुंच रहा, ऑफिस में ऐसा लग रहा है एक गिलास कोई पानी पिला दे। तो ऑफिस वाले भी ऐसे बोलते हैं अरे भाई पानी पिलाओ पहले इन लोग को। हाँ भाई बैठ जाओ आराम से, हवा ले लो पहले जरा। हाँ बताइए कहाँ से आए आप लोग। बहुत टफ संघर्ष था, मतलब रुला देने वाला संघर्ष था। आज की जनरेशन को तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से मिल रही है, बहुत आसानी से। मुझे ना सच में संघर्ष सुनो तो मुझे बहुत अजीब लगता है। लोग अक्सर, आप जब किसी एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो लगता है कि इनको क्या दिक्कत है, पर मुझे हाँ लगता है वहां कैसे पहुंचे हैं और हाँ, वहां पे टिके कैसे हैं, ये हाँ। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब कास्टिंग हो गई, फिर अचानक पता चला आपको हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया कोई नहीं बता रहा है। और मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मन किया कि एक बार की लौट जाऊं। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे मुंबई में टिकने के पीछे, माता पिता का आशीर्वाद, उनका भी सहयोग है। मुंबई में वाइफ मेरे साथ थी, तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला उनसे कि मैंने कहा रागिनी लौट चलते हैं। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कि आप लौट के क्या करेंगे, आप बताइए क्या कर सकते हैं आप। आपने इसी के पीछे अपनी जिंदगी दी है, यही काम सीखा है, दूसरा कौन सा काम आप करेंगे। रहते हैं, टिकते हैं, देखेंगे कब तक मंजिल नहीं मिलती है, जूझेंगे। मुझे आप पे भरोसा है। और उसको आप कभी मैं पूछता हूँ कि तुम किस कॉन्फिडेंस पे टिक गई थी, तो कहती है कि संजय ठीक है हम स्ट्रगल कर रहे थे, आप वो चीजें नहीं थी हमारे पास, लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगती थी कि लोग जो मिलते थे तुमसे वो कहते थे कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे एक्टर हाँ। है। ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा हस्बैंड एक्टर बहुत अच्छा है, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन ये प्रूव करेगा। ओ, कितना अच्छा लगता है ना जब परिवार का कोई बहुत अपना आपको इस तरह से सपोर्ट करे, तो फिर जीत निश्चित होती है। ये तो पता है कि वो, अगर वो उस वक्त आपको बोलती चलो वापस चलते हैं, तो शायद आप आज इस मुकाम पर नहीं होते। नहीं, तब तो बोल देती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस चलना है और नहीं रुकना है, तो मैं शायद चला जाता। नहीं, उसने कहा नहीं यहीं रुकेंगे, इसी शहर में रुकेंगे, काम करेंगे, आप काम करोगे, आप अच्छा काम करते हो, आप एक्टर अच्छे हो, मौका मिलेगा आपको। मिला मौका, खुद को प्रूव किया। और तैयार तो था मैं, मतलब तैयारी मेरी पूरी थी कि अगर पैंट पहन के बैठा हुआ था पवेलियन में कि जिस दिन भी मैदान में उतरने का मौका मिला तो उस दिन तो सेंचुरी बना के आऊंगा मैं। अभी भी सफर जारी है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई मुकाम पा लिया हूँ, अभी भी मैं सफर में हूँ। कोशिश अभी भी है कि इससे ऊपर कुछ अच्छा और कर पाऊं मैं। यही तो एक किरदार, एक कलाकार की जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब मुझे लगता है टेस्टिंग पॉइंट होता है। पहले तो आप जब उस जगह पर पहुंचते नहीं है तो पहले वो स्ट्रगल होता है, और उसके बाद उस जगह पर बैठे रहना और अपने आप को रोज हर फिल्म के हिसाब से, हर शो के हिसाब से प्रूव करना, वो अपने आप में और भी बड़ा चैलेंज होता है ना। जहाँ रोज नए किरदार आ रहे हैं, है ना, रोज नए लोग आ रहे हैं, पॉलिटिक्स और सपोर्ट वाले लोग आ रहे हैं, है ना, जिनमें परिवार के, जो हमेशा हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, अपने ऐसे सोर्सेस लेकर के आ रहे हैं, तो दिक्कतें तो बहुत है। हाँ, इन सारी चीजों से लड़ना पड़ता है। और एक्टिंग क्या, कोई भी फील्ड आपके लिए हर रोज एक चैलेंज होता है। आपने एक किरदार कर दिया, उसके दम पे आपको 5 किरदार मिलेंगे, लेकिन उन 5 किरदारों में आपको वापस से प्रूव करना पड़ेगा, वापस साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं अच्छा एक्टर हूँ। आज भी आप जब किसी भी फिल्म के सेट में मैं जाता हूँ या किसी शो में जाता हूँ, मैं मुझे लगता है कि ये मेरा पहला काम है। इन्होंने मेरे पिछले काम के उससे मुझे काम तो दिया है, लेकिन मुझे इस काम में भी साबित करना पड़ेगा कि बॉस मैं
जैसे मैं किसी भी सेट पे जाता हूँ तो मैं डायरेक्टर को बोल देता हूँ कि आप मुझे उस दृष्टि से मत देखिएगा कि संजय पांडे इतनी फिल्में करके आया है, मेरे लिए ये फिल्म नई है और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, मेरे लिए ये मेरा पहला काम है, मैं हैंगओवर में नहीं चलता कभी लाइफ में। So beautiful. आपकी बातें कितनी इंस्पायरिंग है। लोग अक्सर अपना पुराना पुराना जो किरदार है जिसमें वो टॉप होते हैं उसी को लेकर के जीते हैं, उसी को बार बार जीते हैं। मैं करता हूँ कि नया करूं, क्योंकि उस दिन आप मतलब आप चुक जाएंगे। एक बहुत पॉइंट की बात बताऊं, जो लोग आपको उकसाते हैं ना कि अरे सर उस फिल्म में जो किया था ना आपने वैसा कुछ करिए, वही लोग आपको एक दिन बोलते हैं कि अरे यार अब तो वैसे ही करने लगे हैं सब। रिपीट वही कर रहे हैं अपने आप को। तो नहीं, कोशिश करिए ना, नया नहीं होगा ना तो पुराना भी नहीं होगा, कुछ अलग होगा। लोग कोशिश करने से, हम्म, जिसे कहा जाए ना, आलसी बेकौम है एक्टर्स की। अच्छा, आपको अपने इस पूरे सफर में कभी कुछ ऐसा, कभी कोई पॉइंट आया है कि आपको कुछ रिग्रेट हुआ हो, कुछ अफसोस रहा हो किसी चीज का जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं? सवाल थोड़ा और क्लियर करिए अपना। मतलब आप अपने इतना इतना अपने किरदार जी चुके हैं, है ना? आप बहुत फेमस हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं। लेकिन कई बार हम जब खामोशी में बैठते हैं तो अपनी किसी पुरानी बात को लेकर के हमें बहुत अफसोस होता है कि काश हमने उस वक्त ऐसा डिसीजन या वैसा कुछ किया होता तो आज हालात कुछ अलग होते। कभी किसी बात पर आपको रिग्रेट होता है? मैं आज भोजपुरी में हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, ईश्वर की कृपा है, ठीक ठाक है। हाँ मतलब मुझे संभाला है भोजपुरी ने, मुझे नाम दिया है भोजपुरी ने, एक मुकाम दिया है, मेरे इतने दर्शक हैं जो मुझे प्यार करते हैं। पर मेरे सर्कल के कुछ लोग आज हिंदी में अच्छा काम कर रहे हैं और वो हम्म, जानते, अच्छे से हिंदी के लोग जानते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा हल्का सा विचार आता कि शायद मैं स्टे कर गया होता तो आज हिंदी फिल्मों में बड़ा नाम होता मेरा। मैं बहुत जल्दी मैंने प्लेटफॉर्म बदल दिया, क्योंकि स्ट्रगल बहुत था, परिवार था मेरे साथ। मैं हिंदी के चक्कर में बहुत दिनों तक वेट नहीं कर सकता था, जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन आज भी, आज कर रहा हूँ, आज मुझे मतलब अभी आएंगी चीजें तो लोग देखेंगे। मैं एक बहुत अच्छी हम्म, वेब, और अब मुझे उस तरीके से बुलावा आ रहा है। मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा सा और स्टे किया होता तो आज हो सकता है कुछ। अच्छा, ये भी तो, आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि आपने जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वो एक ऐसा दौर था कि उस वक्त भोजपुरी फिल्मों को नकारा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी, कितनी वास्ट होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है, आज मैं कह आपके रहा लिए हूँ जो बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं जो हूँ भोजपुरी की बदौलत हूँ। इसी ने मुझे नाम दिया है, इसी ने मुझे दर्शक दिए हैं, इस शहर में मुझे टिकाया है। मुंबई जैसे शहर में भोजपुरी ने सब कुछ भोजपुरी का ही दिया हुआ है। लेकिन कभी लगता है कि थोड़ा सा, एक आपने बोला कि कभी कुछ ख्याल मन में आता है, तो मैंने उस पॉइंट पे बोला हम्म, हल्का सा मन में आता है थोड़ा सा। बहुत ईश्वर से ईमानदार, प्रार्थना है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ये मलाल भी आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जो आपकी वेब सीरीज आ रही है उसके बाद तो बस सुपर हाँ हिट हो मतलब जाए आप वापस हिंदी फिल्मों में भी। जाने, प्रदेश से बाहर भी लोग जाने। और हालांकि भोजपुरी आज वर्ल्ड में बहुत जगह बोली जाती है, बहुत जगह सुनी, इसके बोलने वाले लोग 30 करोड़ है लगभग। लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है एक बेल्ट है जो थोड़ा छूता है, क्योंकि अभिनेता दायरे हम्म, रहता है हमेशा, वो दायरे में सिमट के नहीं जीना चाहता। तो कभी कभी ख्वाहिश होती है कि इस दायरे को थोड़ा सा तोड़ के बाहर निकलो। वो जरूर होगा। अच्छा, आपका फेवरेट, जैसे आप खलनायक हैं, आपका फेवरेट खलनायक कौन है? प्राण साहब, आ, वो मुझे वो टाइटल में ही पढ़ता था, अच्छा लगता था, एंड प्राण। प्राण, हाँ, उनका एंड में तो जरूर होता था एंड। एंड प्राण का चलन ही एक्चुअली प्राण साहब से शुरू हुआ है, एंड प्राण। और प्राण साहब हैं, अमजद खान साहब हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अमजद खान साहब बहुत रिलैक्स परफॉर्म करते थे। खान साहब को आप देखिए, अपनी फिल्म में आप शोले को छोड़ दीजिए तो इतना रिलैक्स कैमरे के सामने परफॉर्म करते थे कि बिलीव भी नहीं होता था कि एक्टिंग कर रहे हैं। प्राण साहब किरदार को सबसे ज्यादा प्राण साहब ने किरदार जिए हैं गेटअप के साथ। मतलब गेटअप वैसा टोन लेते थे जो मुझे नहीं लगता किसी ने उतना परफेक्टली लिया है चीजों को। तो प्राण साहब को तो सैल्यूट है मेरा उनको तो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपके
जितने बहुत सारे एक्टर्स दोस्त होंगे, तो किसी एक का नाम लेना मुझे लगता है कि आपके लिए कहीं ऐसा नागवा ना गुजरे कि हीरो बोले आपने मेरा नाम क्यों लिया अपने फेवरेट एक्टर में। पर फिर भी कोई ऐसा होगा जो दिल के बहुत करीब होगा, हीरो भोजपुरी फिल्मों का। दिनेश जी दिनेश जी, उनका पूरा नाम दिनेश। में की हैं। और हमारी बोली चूंकि मिलती है, हमारी लैंग्वेज मिलती है। दिनेश जी का और मेरा लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम जब पर्सनली बात करते हैं तो हमारी भाषा बहुत एक सी है, तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल होके बात करते हैं। तो और उनके साथ के रोल्स मेरे बहुत ज्यादा पसंद किए गए ऑडियंस ने। मैंने सबके साथ काम किया, खेसारी जी, पवन जी, चिंटू, रितेश जी, कल्लू जी के साथ जब वो छोटे थे तब से फिल्में कर रहा हूँ। अब तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गए हैं। और मगर दिनेश जी के साथ ये प्रॉब्लम है कि मतलब प्लस ये है कि उनकी मेरी जो सुपरहिट फिल्म है उसमें दिनेश जी की फिल्में ज्यादा है। जैसे राजा बाबू, निरवा हिंदुस्तानी 1 2 3, इस तरीके से तो रिकॉग्नाइज करते हैं दिनेश जी की फिल्म। अच्छा आप दिनेश, अच्छा लोग पूछते भी आप निरहुआ के साथ ज्यादा काम करते हैं क्या? बोला नहीं भाई, मैं सबके साथ काम करता हूँ। तो ये है। बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, कभी आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आए? वो उनके ऊपर है। मैं जैसे मेरे पिता ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं ये चाहता हूं तो तुम ये करो। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिता अपना सपना बेटे के थ्रू पूरा करता है। वो कभी जानना नहीं चाहता है कि बेटे का अपना सपना क्या है। इसलिए आप देखिए मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं इस देश में, उस काम में उनका मन नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि वो काम वो करना ही नहीं चाहते थे, वो करियर वो चुनना ही नहीं चाहते थे। मजबूरी में चुना, पिताजी थे ऊपर, घर की जिम्मेदारियां भी थी, सब कुछ था इसलिए चुना। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने प्रेशराइज नहीं किया कि आप यही करो, आपको जो मन करे वो करो, आप जो करियर चुनो। तो मैं भी, मेरी बेटी है, मैंने बेटी को नहीं बोला कभी कि आप बेटा ये करो, जो आपका मन करे। अभी पढ़ रही है, वो म्यूजिक क्लास ज्वाइन हम्म, किया उसने, उसको म्यूजिक का शौक है, उसको अच्छा, गाने का। तो क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हो। मैंने कहा फिर अगर म्यूजिक में भी जाना है तो प्रॉपर सीख के जाओ। तो वो ये है मेरा। बहुत अच्छी बात। अरे चलते चलते जो हमारे दर्शक हैं, इतने सारे आपके फैंस जुड़े हुए हैं, सबके सब कुछ ने तो गालियां भी दे दी मुझे गुस्से में कि मैं उनको ऐड नहीं कर रही हूँ प्रोग्राम में। तो भाई मैंने गाली भी खाई है, भी पढ़ा मैंने दो चार लोगों ने। है आप लोग ऐसी बात, अब देखिए अब आप लोग से बात हो रही है, योगिता जी से तो बात करिए, ये आप लोगों से बात करूंगा तो इधर बात हो पाएगी फिर। वही ना, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मुझे गाली भी दे दी कि हमें ऐड नहीं कर रही हैं आप। तो मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, इनको बस मुझे ये समझाना है। तो इन सब के लिए जो आपके फैंस हैं, इनके लिए ये सब मुझे मालूम है कि एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, ये लोग सब एक्टिंग करना चाहते हैं। जी इनके लिए जी। अगर कोई आप टिप दें तो क्या टिप देंगे आप इन सबको? मैं हर इंटरव्यू में अपने या लाइव शो में या ऐसे आता हूँ, बोलता हूँ, इनको यही कहना है कि हड़बड़ाओ मत, इनको जल्दी बहुत है। इनको मैसेज करके बोलना है, एक मौका मिल जाए तो मैं झंडा गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे मेरा ये कहना है भाई, करियर बनाने आए हो तो थोड़ा समय दो, सीखो, कुछ जानो चीजों को, किताबें पढ़ो, अच्छा सिनेमा देखो, अच्छी रंगमंच देखो। सबके शहर में सारी सुविधाएं हैं। आपके मोबाइल पे, जिस मोबाइल पे यूट्यूब पे आप फिल्में देखते हो उस मोबाइल पे सारी फैसिलिटी है। बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू सुनो, बड़ी हॉलीवुड की फिल्में देखो, बॉलीवुड की बड़ी फिल्में देखो, और पहले अपने आप को तैयार करो। ये कहने से कुछ नहीं होता। जब कैमरे के सामने बड़े बड़े लोग आते हैं और जब 160 70 100 लोगों की यूनिट होती है और वो जो 200 निगाहें आपको एक साथ देखती है ना, तो बड़े बड़े पसीना छोड़ देते हैं मैम। आसान नहीं होता है। जब लाइट और साउंड कैमरा एक्शन होता है ना, तब उस वक्त कोई चाचा भतीजा भैया भौजी सामने नहीं आते हैं। आप अकेले खड़े होते हैं और वो 200 300 की यूनिट आपको घूर रही होती है कि देखें ये क्या करता है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो पहले बस। आपकी फिल्म का कोई सुपर हिट डायलॉग जरा दीजिए ना, ताकि थोड़ा मैं भी डर जाऊं। ऐसा कोई सुपर डायलॉग से मतलब सारी फिल्में मैंने की हैं, बहुत फिल्में हैं। जैसे पर एक डायलॉग मेरा बहुत उस वक्त शुरू में मैं आया था, तो फिल्म दीवाना का एक डायलॉग जो मैं सुनाता हूँ, अब सडनली पूछ लेते तो याद नहीं आता है। कोई नहीं। दीवाना, उसमें एक डायलॉग था, दिनेश जी आते हैं, दिनेश जी की जो उस किरदार की मदर एक्सपायर हो गई हीरो की, और वो माँ को अग्नि संस्कार करके मेरे दरवाजे पे गुस्से पे आता है। उसको पता चलता है कि उसकी माँ के मरने के पीछे मेरा हाथ है, मैंने उनकी माँ को सदमा दे दिया था, तो वो अटैक से मर गई। वो दरवाजा खोल के अंदर आते हैं और मैं अपने बंदूक के साथ बाहर चलता हूँ। बहुत प्यारा सीन है फिल्म दीवाना का। और मेरे बंदूक निकालते हैं और मैं उनको रोकता हूँ
और दिनेश जी से बोलता हूँ, वाह, महतारी के चिता का राग ठंडा ना भइल और मोहब्बत का गर्मी तोरा के ले आके हमरा दरवाजा पे खड़ा कर देलस। अगर एक दिन तोरा के अपना बहन के डोली का कहार ना बनौनी ना, तो हम अपने बाप का बेटा ना। ओ जबरदस्त जबरदस्त। यकीन मानिए आज आपसे बात करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और सवाल अच्छे थे, आपकी सवालों को लेकर तैयारी अच्छी थी, आपने चीजें पहले जान के रखी थी। थैंक यू सो मच इस बात। बहुत शुक्रिया। दरअसल में आपका किरदार जितना बड़ा था और जितना खतरनाक था कि मुझे लगा कि उस खतरनाक किरदार को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, और इत्तेफाक से अभी शूट चल रहा है मेरा, मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त फतेहपुर में, हमारी फिल्म है अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे 1:30 से 2 का टाइम दे दीजिएगा। मेरा हाँ 2 बजे। लाइव इंटरव्यू है, तो मैंने कहा तो मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं इंटरव्यू करके फिर मैं आ जाऊंगा सेट पे। तो स्पेशली तो टाइम बस निकाला प्रॉपर, बट सच मुझे में अच्छा लगा। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने बेबाकी से अपनी पूरी कहानी हमारे सामने रख दी। तहे दिल से धन्यवाद। शूटिंग कीजिए और आगे जाइए ताकि मुझे बहुत फक्र हो बताने में कि संजय जी का इंटरव्यू मैंने भी किया हुआ है। थैंक ओके यू मैम, सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जितने दर्शक और जितने फैन जुड़े हुए हैं संजय जी के, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अपनी नाराजगी आप लोग त्याग दीजिए, क्योंकि समस्या ये है कि जब किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होता है तो हम सिर्फ उन्हीं को सेलिब्रिटी है क्योंकि हम उन्हीं का सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं, हम उनको में किसी और को ऐड नहीं कर सकते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।